Hello students, a very much welcome to today's class. Welcome to another batch of class 11th. So this is the fourth lecture of photosynthesis in higher plants. Three lectures have already been uploaded to the playlist. Go and please check the playlist and you have to read this chapter very sincerely because याद करने लायक कुछ नहीं है, आपको समझना है सारी चीजों को। समझ लेंगे तो इट विल बी वेरी इजी। ओके, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल। ओके, तो विद दिस पॉजिटिव एनर्जी विल स्टार्ट दिस चैप्टर और इस चैप्टर के एंड में कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे रिलेटेड टू दिस पार्ट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। ठीक है, तो सेशन के एंड तक बने रहिए और इस क्लास को समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम डार्क की बात करें तो डार्क का मतलब ये नहीं होता है कि जो फोटोसिंथेसिस है वो हमेशा इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट होगी। ठीक है, जैसे कि लाइट रिएक्शन हमने पढ़ा था, ऑलरेडी डिस्कस हुआ है, तो उसका हमने अब हम बात करेंगे डार्क रिएक्शन, ताकि हम डिफरेंशिएट कर पाए लाइट और डार्क के बीच में। अगर दोनों को ही लाइट लिख देंगे तो डिफरेंसेस क्या रह जाएगी। लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स हमें मिले थे, एनर्जी था, एनएडीपीएच था एंड ऑक्सीजन, उसको यूटिलाइज करके हमें क्या बनाना है, शुगर बनाना है, कार्बोहाइड्रेट्स, राइट। जो फूड है प्लांट का वो प्लांट बनाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये एक मिसनॉमर है। मिसनॉमर का मतलब लाइक कह सकते हैं कि अगर आप सीरीज देखते हैं, सपोज सुपर नेचुरल हो गया या फिर एनी काइंड ऑफ लाइक स्पाइडरमैन हो गया कि भैया हम फंस गए हैं, स्पाइडरमैन हमें बचा लेगा आगे, तो वो सारी चीजें सीरीज में देखने को मिलती है, सीरियल्स में देखने को मिलती है। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन इन रियल लाइफ। सो दैट इज द मिसनॉमर। सेम थिंग अगर आप ये समझें कि डार्क रिएक्शन है, ये डार्क रिएक्शन जो है, डार्क इसलिए कह रहे हैं कि इनमें लाइट की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। डार्क रेडिएशन का मतलब होता है जो फोटोसिंथेसिस जो हो रही है उस प्लांट में ऑकर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। बोथ लाइट और डार्क रेडिएशन दोनों में ही लाइट की जरूरत है, बगैर उसके एक प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो बेसिकली जो डार्क रिएक्शन है वो किस पे बेस्ड है। जो लाइट रिएक्शन, जब एक प्लांट ने लाइट रिएक्शन किया था, उसमें जो प्रोडक्ट्स मिले थे आफ्टर द लाइट रिएक्शन, हमें क्या क्या प्रोडक्ट मिला था, आप नोट्स खोल के देखिए। लाइट रिएक्शन में एचपी, एनएडीपीएच एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो गैस है, वो बाहर आ जाएगा, निकल जाएगा। तो हमें ये दो चीजें एटीपी और एनएडीपीएच, यही जो है हमें डार्क रिएक्शन में यूज करके और हमें प्लांट का फूड बनेगा। ठीक है, ग्लूकोज हो गया, शुगर हो गया, राइट। अब हम बात करेंगे कि साइट कहाँ हो रही है हमारा डार्क रिएक्शन। जैसा कि ऑलरेडी प्रीवियस क्लास के डायग्राम में मैंने बनाया था, सपोज दिस इज अ क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पे हमें स्टेक्स ऑफ ग्रेना मिला था, इसको कहेंगे हम ग्रेना, और इंडिविजुअल को और स्टेक्स को कहेंगे थाइलाकॉइड। ठीक है, और ये जो स्पेसिस है इसको हम कहेंगे स्ट्रोमा। ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है लास्ट क्लास में, बट मैं आपको बता रही हूँ कि डार्क रिएक्शन हमेशा कहाँ होगा, स्ट्रोमा में होगा, और लाइट रिएक्शन हमने कहाँ पढ़ा था, ग्रेना थाइलाकॉइड में। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद जब हम डार्क रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे शुगर सिंथेसाइज हो रही है, राइट। हम इसको एटीपी और एनएडीपीएच को यूटिलाइज करके हम शुगर बन रहा है प्लांट के लिए, दैट मीन शुगर के सिंथेसाइज हो रहा है। इस डार्क रिएक्शन को, सिंस शुगर सिंथेसाइज हो रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, बायोसिंथेटिक फेज या एंजाइमेटिक फेज या ब्लैकमैन रिएक्शन। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था अबाउट द साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, राइट। वहां पे हमने अपहिल डाउनहिल का कंसेप्ट बताया था, तो वहां पे जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था हिलमैन था। ठीक है, तो बेसिकली ये डार्क रिएक्शन है, तो आप याद कर सकते, रख सकते हैं कि डार्क रिएक्शन है तो इसीलिए इसको, डार्क मतलब ब्लैक हो गया, तो इसीलिए इसको ब्लैक मैन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। इसमें एंजाइम्स की यूज कर रहे हैं हम, और ये बायोसिंथेटिक फेज है। तो इस डार्क रिएक्शन को हम थ्री नाम से जानते हैं, एक बायोसिंथेटिक फेज, एक एंजाइमेटिक फेज और एक ब्लैकमैन रिएक्शन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब बात करते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। दैट मीन्स जब डार्क रिएक्शन की बात करिए तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, दैट मीन्स फिक्सेशन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन होगी तो हमें क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा, जो कि 6 कार्बन का है एंड दैट इज बीइंग अरेंज्ड लाइक दिस। अब जो 6 कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच क्या है, बॉन्ड है, ये बॉन्ड है। ठीक है,
एक दो कार्बन के बीच एक बॉन्ड होगा, वही तो दो कार्बन को जोड़ के रख रही है, राइट। अब रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन में अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन भी तो रिड्यूस हो रहा है। तो हाइड्रोजन कहाँ से आ रहा है? वाटर से आ रहा है, बेसिकली वाटर से आएगा। और ये जो हाइड्रोजन है वो कहाँ से मिल रहा है हमें? इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। ठीक है, हाइड्रोजन कहाँ से आ रहा है? इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन से। और हाइड्रोजन ये कहाँ से आ रहा है? वाटर से। ठीक है, क्लियर है। अब हम बात करते हैं थ्री वेज। तो तीन वे हैं जो एटीपी जो एटीपी और एनएडीपीएच जो हमें लाइट रिएक्शन में मिला था, अब ये जो प्लांट है एटीपी और एनएडीपीएच, ये तीन तरीके से एक प्लांट यूटिलाइज करता है। ठीक है, पहला जैसे कि मैंने कहा, प्लांट इसको यूटिलाइज करके शुगर बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा, ठीक है, फूड बनाएगा अपने प्लांट की। तो इसी तरीके से ये एटीपी और एनएडीपीएच जो है थ्री वे में यूटिलाइज कर सकते हैं। पहला C3 पाथवे, C3 साइकिल। दूसरा C4 पाथवे, C4 साइकिल। तीसरा कैम्प पाथवे। तो आज के क्लास में हम डील करने हैं अबाउट द C3 पाथवे या C3 साइकिल। नेक्स्ट क्लासेस में हम बात करेंगे अबाउट द C4 पाथवे एंड कैम्प पाथवे। तो बेसिकली अगर बात की जाए C3 पाथवे की, दिस इज द बेसिक पाथवे। ये एक बेसिक पाथवे है। किस लिए? ग्लूकोज की फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? हम ग्लूकोज की फॉर्मेशन को पढ़ेंगे C3 साइकिल में। और ये जितने भी फोटोसिंथेटिक प्लांट्स हैं, जो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, ठीक है, उन सारे प्लांट्स में ये C3 साइकिल देखने को मिलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब हम बात करेंगे अबाउट द कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल को ही ये एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम था कैल्विन, उन्हीं के ऊपर ये C3 साइकिल का कंसेप्ट, उन्होंने ये सारी चीजें डिस्कवर की थी। इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं? कैल्विन साइकिल को C3 साइकिल भी कहते हैं या C3 पाथवे भी कहते हैं। तो साइंटिस्ट का नाम क्या था? मेल्विन कैल्विन। इन्होंने कैल्विन साइकिल दिया था। बेसिकली इन्होंने किस पे किस प्लांट पे काम किया था? ही वर्कड ऑन द ग्रीन एल्गे। और वो ग्रीन एल्गे का नाम कुछ नहीं है तो क्या है? क्लोरेला है। ठीक है, तो मेल्विन कैल्विन सर ने क्लोरेला प्लांट के ऊपर काम किया था। बेसिकली व्हाट ही डिड वाज ही यूज्ड रेडियोएक्टिव आइसोटोप ऑफ कार्बन। तो उन्होंने रेडियोएक्टिव आइसोटोप ऑफ कार्बन को यूज किया। उसके बाद उन्होंने क्या पाया कि जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, जब कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन हो गई, तो पहला स्टेबल प्रोडक्ट आफ्टर द C3 साइकिल के बाद पहला स्टेबल प्रोडक्ट हमें क्या मिला था? 3 PGA, दैट इज द थ्री कार्बन कंपाउंड। तो जब C3 साइकिल हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के बाद जो स्टेबल प्रोडक्ट मिला था साइंटिस्ट को, उसका नाम क्या था? 3 PGA, दैट मीन्स इट्स अ थ्री कार्बन कंपाउंड। इसी वजह से इस साइकिल का नाम क्या पड़ा? C3 साइकिल, बिकॉज इट्स अ थ्री कार्बन प्रोडक्ट। ओके, क्लियर है यहाँ तक? दैट मीन्स जो 14 CO2, अब ये जो ग्रीन एल्गी है, जैसे कि उन्होंने काम किया रेडियोएक्टिव आइसोटोप के ऊपर, तब ये ग्रीन एल्गी क्या करेगी? CO2 को एब्सॉर्ब करेगी, राइट, CO2 लेगी। ठीक है, उसके बाद जब CO2 का काम, जब ग्रीन एल्गी ने एब्सॉर्ब कर लिया, ले लिया CO2 को, उसके बाद क्या होगा? फिक्सेशन हुआ, जब कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन हुई, तब हमें क्या मिला? PGA मिला, दैट इज फोस्फोग्लाइकोलिक एसिड, सॉरी फोस्फोग्लिसरिक एसिड, or you can say phosphoglycolate. This is a three carbon compound. That means इस डिस्कशन से यही पता चल रहा है कि after the carbon dioxide fixation by the green algae, what we got was phosphoglyceric acid, that is three carbon compounds. That's why this cycle is known as C3 cycle. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? Okay. So now we will discuss about C3 साइकिल कहाँ हो रही है? C3 प्लांट्स में हो रही है। ठीक है, जितने भी फोटोसिंथेटिक प्लांट्स हैं उनमें C3 साइकिल होंगी। जैसे बेसिक एग्जांपल्स मैंने लिखा है, लाइक राइस हो गया, व्हीट हो गया, टोमेटो हो गया और बेल पेपर। तो दीज आर द बेसिक एग्जांपल्स जहां आपको C3 प्लांट्स देखने को मिलेंगे। तो अगर हम बात करें कि जो हमारा सपोज हमारा जो फूड है कहाँ प्रिपेयर हो रहा है, ये वेरी बेसिक क्वेश्चन। हमारे प्लांट की फूड कहाँ प्रिपेयर हो रही है? लिव्स में हो रही है। तो मैंने एक लिव बनाया यहाँ पे। तो एक लीफ में क्या होता है? स्टोमेटा प्रेजेंट हो रहा है। वो स्टोमेटा का काम क्या है? यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड एक लीफ एब्जॉर्ब करेगी, तभी तो ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट देगा वो, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट। तब एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड जब एक लीफ ने लिया, ठीक है, तो दैट मीन्स इट इज नॉन एज प्राइमरी फिक्सेशन। और ये कब होगा? दिन के टाइम। एज यू नो,
जैसे कि मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा चुकी हूँ कि डे टाइम में ही जो हमारा स्टोमेटा है वो ओपन होता है, नाइट में स्टोमेटा क्लोज होता है। बेसिकली डे टाइम में हमारे स्टोमेटा में जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है, स्टोमेटा ओपन होगा तो एक लीफ ने स्टोमेटा को एब्जॉर्व किया, आई मीन सॉरी एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को लिया एक लीफ ने, दैट इज नॉन एज प्राइमरी फिक्सेशन। ओके, दैट मीन्स जो प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है सी थ्री प्लांट्स में, जो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करेगा फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट। डे टाइम में हमें सनलाइट मिल रहा है, तो एक प्लांट सनलाइट मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, सारे जो एलिमेंट्स हैं वो सारे हमारे एटमॉस्फेयर में है। तो प्लांट्स को क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फूड, राइट। तो सबसे पहला जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर होगा एक सी थ्री प्लांट्स में, दैट इज नथिंग बट आर यूबीपी। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, यहाँ से क्वेश्चन आता है। दैट मीन्स आरईबीपी का मतलब होता है राइबोलेज 1,5 बिसफॉस्फेट। ये एक 5 कार्बन कीटोज है, ठीक है, 5 कार्बन कंपाउंड है। तो बेसिकली आरयूपीपी जब कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि आपको पता है प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, आरईबीपी है। तो प्राइमरी फिक्सेशन होगा, दैट मीन्स अगर हम प्राइमरी फिक्सेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले सीओ का मतलब कार्बोक्सिलेशन। तो जब आरयूबीपी गेट्स कंबाइंड विद द कार्बन डाइऑक्साइड, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन कहाँ से आया, कार्बन डाइऑक्साइड से आया, जब आरईबीपी से कंबाइन किया उसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें रुबिस्को की, थोड़ा बहुत रुबिस्को के बारे में जानते हैं। रुबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम, ठीक है, रुबिस्को, दैट मीन्स इसके पास रुबिस्को कार्बोक्सिलेस, ये कार्बन डाइऑक्साइड से भी बाइंड कर सकता है और ऑक्सीजन से भी बाइंड कर सकता है। दैट मीन्स इट हैज द प्रॉपर्टी टू बाइंड विद बोथ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊं कि सपोज ये एक लीफ है, मेसोफिल सेल है, तो एक लीफ में मेसोफिल सेल प्रेजेंट हो रही है, वहां पे आपको सपोज ये रुबिस्को प्रेजेंट है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे जो एफिनिटी होगी रुबिस्को की बाइंड करने की, वो किसकी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड से। सबसे ज्यादा रुबिस्को किससे बाइंड होगा, कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड होगा। ऑक्सीजन से भी बाइंड हो सकता है, बट ज्यादातर उससे प्यार किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से। जैसे होता है ना कि आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बट उनमें से एक जो आपका बेस्ट फ्रेंड होता है जिससे आप सब कुछ शेयर कर रहे हो, तो इसी तरीके से रूबिस्को भी बहुत ज्यादा किसे चाह रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करना है। तो ज्यादातर टाइम रूबिस्को किससे बाइंड कर रहा है, बाइंड्स विद द कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सो इसी वजह से हम क्या कहते हैं, ये इसके पास एक प्रॉपर्टी है टू बाइंड विद बोथ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द ऑक्सीजन, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज बाई फंक्शनल एंजाइम। ठीक है, रीजन पता चल गया। That means it has the more affinity to bind with the carbon dioxide. Okay, it can bind with CO2, it can bind oxygen as well. जब ये रुबिस्को जब कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करेगा उसको हम क्या कहेंगे, कार्बोक्सिलेशन। और जब कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस होगा तब ही जाके C3 का साइकिल स्टार्ट होगा। लेकिन अगर इन केस रुबिस्को ने ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर दिया तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑक्सीजनेशन। और जब ऑक्सीजनेशन होगा तो C2 साइकिल स्टार्ट होगी, एंड जब C2 साइकिल स्टार्ट होगी तो उसमें जो प्रोसेस है दैट इज नोन एज फोटो रेस्पिरेशन। दैट मीन्स आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द फोटो रेस्पिरेशन, और C3 साइकिल का प्रोसेस में डिस्कस करेंगे कैसे C3 साइकिल हो रहा है, और C2 साइकिल के बारे में भी बताएंगे आपको। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं अबाउट द स्टेप्स ऑफ C3 साइकिल। जब से सबसे पहला स्टेप क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सेप्टर क्या होगा, आरयूबीपी होगा। तो आरयूबीपी होगा सबसे पहला एक्सेप्टर। इसी वजह से इस स्टेप का नाम क्या है, कार्बोक्सिलेशन। और ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसलिए मैंने लिखा है इट्स अ मोस्ट क्रूशियल स्टेप। सबसे पहला क्या होगा, फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होगी। प्राइमरी एक्सेप्टर कौन सा है, आरईबीपी, जो कि 5 कार्बन कंपाउंड है। और एंजाइम कौन होगा, रुबिस्को होगा। और ये जो रुबिस्को है वो किसके प्रेजेंस ऑफ में काम करेंगे, लाइट के प्रेजेंस में। एंड मैग्नीशियम आइंस, मैग्नीशियम क्या है, इट्स अ कोफैक्टर दैट विल हेल्प इन बाइंडिंग द रुबिस्को विद द कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, कार्बोक्सिलेशन। ये पहला स्टेप है C3 साइकिल का। ओके, अगर हम दूसरे स्टेप की बात करें, तो अगर हम रिएक्शन देखें तो आरयूबीपी
5 कार्बन कंपाउंड है, when it binds with the कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बोक्सिलेशन एंजाइम है, और रूबिस्को दैट इज कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी शो कर रहा है। उसके बाद हमें क्या मिलेगा, द प्रोडक्ट विल गेट इज 2 molecules ऑफ PGE, दैट मीन्स इट्स अ 3 कार्बन कंपाउंड। ये हमारा आउटकम निकला, ये हमारा प्रोडक्ट निकला जब कार्बोक्सिलेशन हुआ। क्लियर है यहाँ तक? अब हम बात करेंगे द सेकंड स्टेप दैट इज रिडक्शन। दूसरा है रिडक्शन है, जब हमने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा था तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 1,6-फॉस्फेट, बाइफॉस्फेट, ट्राइग्लिसरॉल्डिहाइड, इस तरीके से प्रोसेस हुआ था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे उल्टा हो रहा है। 2 PGA रिडक्शन हो गया, हमें क्या मिल रहा है, ट्रायस फॉस्फेट। इसीलिए इसका नाम पड़ा है ग्लाइकोलाइटिक रिवर्स, द रिवर्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है, इसी वजह से इसका नाम पड़ा है ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल। ठीक है, दैट मीन्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGA जो हमें ऑलरेडी प्रोडक्ट मिल चुका है आफ्टर द कार्बोक्सिलेशन, व्हेन इट गेट्स रिड्यूस तब हमें क्या मिलेगा, ट्रायस फॉस्फेट। जब रिडक्शन हुआ दैट मीन्स ATP का खर्च हुआ, एटीपी रिलीज हो गया, एटीपी का खर्च हो गया। ठीक है, 2 ATP प्लस 2 MTPH। और ये कहाँ से आया, ये 2 ATP 2 MTPH हमें कहाँ से मिला, ये हमें लाइट रिएक्शन तक, दैट मीन्स हमें जो लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल गेट रिड्यूस। एटीपी का खर्च हुआ, हमें क्या मिला, एटीपी रिलीज हो गया एंड 2 NADP प्लस। ओके, दैट मीन्स ट्राइस फॉस्फेट का मतलब हुआ ट्वाइस इंटू 3 PGA। ठीक है, तो दैट मीन्स ये that will give rise to glucose। अब ये किसका फॉर्मेशन करेंगे, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेंगे। हमने जब ग्लाइकोलाइसिस आपने पढ़ा होगा रेस्पिरेशन में, तो ग्लूकोज से हमने बाकी स्टेप्स किए थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, बिल्कुल रिवर्स हो रहा है। हमारा 2 PGA से हमें क्या मिल रहा है, ग्लूकोज, और यू कैन से 3 PGA से हमें ग्लूकोज मिल रहा है। 2 PGA gets reduced to 3 PGA and then it gives rise to ग्लूकोज, जो प्लांट का फूड सोर्स है। ओके, क्योंकि हम प्लांट के लिए फूड बना रहे हैं डार्क रिएक्शन के थ्रू। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे रीजनरेशन ऑफ REBP। रीजनरेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि जब एक प्लांट का जो डार्क रिएक्शन हो रहा है, C3 साइकिल हो रहा है, तो दैट साइकिल हैज टू गेट कंटिन्यूड, राइट। तो ये जो कार्बोक्सिलेशन हुआ, रिडक्शन हुआ, उसके बाद जो रीजनरेशन हो, जब रीजनरेट होगा वापस से जाके REBP के साथ वापस ये साइकिल कंटिन्यू हुआ। इसी वजह से रीजनरेशन का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला क्रूशियल स्टेप वाज कार्बोक्सिलेशन, और दूसरा क्रूशियल स्टेप क्या था, रीजनरेशन ऑफ RUBP। दैट मीन्स ट्वाइस इंटू 3 PGL या ट्वाइस इंटू ट्राइस फॉस्फेट जब रीजनरेट हुआ वापस REBP के साथ जाके साइकिल को कंटिन्यू करेगा। यहाँ पे हमारा एटीपी का खर्च हो रहा है, एडीपी, और दैट इज एडीपी इज गेट रिलीज्ड, और दैट विल गिव राइज टू ग्लूकोज। तो इस तरीके से हमें प्लांट में डार्क रिएक्शन और यू कैन से C3 साइकिल के थ्रू हमें ग्लूकोज देखने को मिल रहा है। ग्लूकोज एज अ फूड जो है प्लांट का, वो हमें मिल रहा है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम ये जो हमने पढ़ा इन दिस 3 स्टेप्स हमने कवर किया, उसको अगर हम साइकिल में देख लें तो बहुत आप क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले REBP है, प्राइमरी एक्सेप्टेड कार्बन डाइऑक्साइड इसने एक्सेप्ट किया, दैट इज कार्बोक्सिलेशन हुआ। कार्बोक्सिलेशन के बाद हमारा प्रोडक्ट क्या मिला, ट्वाइस इंटू 3 PGA 3 कार्बन कंपाउंड। सेकेंड स्टेप क्या था, रिडक्शन हुआ। रिडक्शन में आप देख सकते हैं एटीपी का खर्च हुआ, एडीपी जो है बाहर रिलीज हो गया। रिडक्शन के बाद हमारा प्रोडक्ट क्या था, ट्वाइस इंटू 3 PGL, दैट विल गिव राइज टू ग्लूकोज। उसके बाद वापस रीजनरेट होके जो कंपाउंड था हमारा 2,3 PGL that will combine with RUBP and again the process will get start reach, that means जब रीजनरेशन हुआ तो एक एटीपी खर्च हुआ, एटीपी गेट रिलीज्ड, और रीजनरेशन जो है द सेकंड मोस्ट क्रूशियल स्टेप है। पहला अगर क्रूशियल स्टेप की बात करें हम C3 साइकिल में, तो पहला क्या है, कार्बोक्सिलेशन। अगर हम दूसरे की बात करें तो वो क्या है, रीजनरेशन। तो क्लियर है यहाँ तक, C3 साइकिल एक साइकिल फॉर्म में हमने डिस्कस कर लिया है ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो। ओके, चलिए तो अगर हम बात करें एक C3 साइकिल में, अगर हम एक CO2 लिए, दैट मीन्स एक टर्न ऑफ C3 साइकिल में हमें कितना मिला था, 3 ATP मिला और 2 NADPH। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने ATP हमें मिले, एक यहाँ मिला, ठीक है, 2 यहाँ मिला, तो कितना हुआ टोटल, 3 ATP हुआ और 2 NADPH हुआ। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो अगर हम बात करें कि जब एक टर्न ऑफ C3 साइकिल में हमें 3 ATP मिल रहा है और 2 NADPH मिल रहा है,
मिल रहा है, दैट मीन्स यूज हो रहा है, एटीपी इज बीइंग यूज्ड। ठीक है, एटीपी हमें यूज यूज हो रहा है। जब ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो रही है, अगर ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो रही है, दैट मीन्स 6 कार्बन डाइऑक्साइड, जब ग्लूकोज की बात करें तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड एक सेल में एंटर हो रहा है, दैट मीन्स 6 टर्न्स हमें C3 साइकिल को मिलेंगे। 6 कार्बन डाइऑक्साइड अगर अंदर जा रहे हैं तो 6 टर्न्स मिलेंगे। तो अगर हम एटीपी की बात करें तो आप कितने एटीपी मिलेंगे, एक साइकिल में हमें 3 एटीपी मिले, तो 6 साइकिल में हमें कितनी मिले, 6 × 3 दैट इज 18 एटीपी। अगर हम NADPH की बात करें तो 6 × 2 दैट इज 12 NADPH। अब अगर आप ये याद रखते हैं कि एक जब हम लोग एक टर्न के C3 साइकिल में हमें 2 + 1 3 ATP खर्च हो रहे हैं और 2 NADPH, तो जब एक ग्लूकोज फॉर्मेशन हो रही है, जब 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स इनसाइड, तो हमें क्या मिल रहा है, 6 टर्न्स ऑफ C3 साइकिल मिल रहा है। तो इसमें हम इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। अगर आपको ये याद रहा, एक टर्न ऑफ C3 साइकिल में 3 ATP यूज हो रहा है और 2 NADPH, तब जाके आप कोई भी ये यहाँ पे कोई भी नंबर हो आप निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मल्टीप्लाई करके। ठीक है, कि कितने एटीपी खर्च हो रहे हैं और कितने NADPH। वेरी मच इंपॉर्टेंट, आपको क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, अब ये जो, जब हम एक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, जब एक प्लांट के बारे में, तो फोटो रेस्पिरेशन, इट्स ये एक एक्चुअल रेस्पिरेटरी प्रोसेस नहीं है। जब एक्चुअल रेस्पिरेटरी प्रोसेस होती है उसमें बहुत ही अलग चीजें होती है, और यहाँ पे काफी अलग। यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड लॉस हो रहा है, लाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड लॉस हो रहा है। ठीक है, तो दैट मीन्स C3 प्लांट्स में हमें क्या देखने को मिलेगा, मेन एंजाइम फॉर प्राइमरी कार्बोक्सिलेज क्या है, रुबिस्को है। और इसमें कहाँ हो रहा है, मेसोफिल सेल में। बेसिकली कहाँ हो रहा है ये, मेसोफिल सेल ऑफ C3 प्लांट में ये एंजाइम हमें मिल रहा है, रुबिस्को। दैट मीन्स जब रेस्पिरेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन में हमें क्या मिल रहा है, ग्लूकोज मिल रहा है। अब दैट ग्लूकोज गेट्स कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, दैट मीन्स इसमें क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड लॉस हो रहा है। इसमें जिसे हम क्या कहते हैं, फोटो रेस्पिरेशन। ये एक एक्चुअल रेस्पिरेटरी प्रोसेस नहीं है। तो जब हमने डिस्कस किया था, जब RuBP कार्बन डाइऑक्साइड जो प्राइमरी एक्सेप्टर है इन C3 प्लांट, जब कार्बोक्सिलेशन हो रहा है तो हमें क्या मिल रहा है, 2 PGA। ठीक है, एंड दैट विल गिव राइज टू शुगर, ग्लूकोज यू कैन से। जब ऑक्सीजन, अब हम बात करेंगे कि जब फोटो रेस्पिरेशन में ऐसा हो रहा है कि जब रुबिस्को क्या कर रहा है, ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है। अब तक तो हमने ये देखा था कि रुबिस्को ने जब कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन किया था तो हमें क्या मिला था, 2 PGA, राइट। अब क्या हो गया, अब रुबिस्को ने सोचा कि अब मैं ऑक्सीजन से कंबाइन करता हूँ तो देखता हूँ क्या हो रहा है। तो जब ऑक्सीजनेशन हो रहा है तो हमें क्या मिल रहा है, फोस्फोग्लाइकोलेट, दैट मीन्स 2 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, दैट इज PGA 1 2, 2 PGA मिल रहा है हमें जब RuBP गेट्स कंबाइंड टू द ऑक्सीजनेशन। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, 2 साइकिल जिसको कहते हैं C2 साइकिल, और यू कैन से ग्लाइकोलेट मैकेनिज्म, और यू कैन से फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन। एक और प्लांट C3 साइकिल को हम लोग PCR साइकिल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ठीक है, ये याद रखिएगा, PCR साइकिल। ओके, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि जो ऑक्सीजनेशन हो रही है, जब RuBP गेट्स कंबाइंड विद ऑक्सीजन, इट विल गिव राइज टू फोस्फोग्लाइकोलेट। ठीक है, दैट मीन्स इट्स अ 2 कार्बन कंपाउंड, दैट इज PGA 1 PGA, और एक PGA गेट्स रिलीज, दैट इज 2 PGA आपको मिल रहा है। ठीक है, that means this is also known as C2 cycle, एक glycolytic mechanism या photosynthetic carbon oxidation। इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजनेशन ऑफ REBP। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ C3 प्लांट्स। और सबसे इंपॉर्टेंट, फोटो रेस्पिरेशन C4 प्लांट्स में नहीं होता है। ये जब हम नेक्स्ट क्लास में अबाउट द C4 प्लांट्स डिस्कस करेंगे तो क्लियर करेंगे इस कंसेप्ट को। इस अ वेस्टफुल प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे कोई एनर्जी हमें मिल नहीं रही, उल्टा इस पे एनर्जी खर्च हो रही है। इसमें आपको अभी टेबल में दिखाएंगे कि ये एक वेस्टफुल प्रोसेस, क्योंकि एटीपी की प्रोडक्शन ही नहीं हो रही। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कोई एटीपी मिल रहा है, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे आपको NADPH भी नहीं मिल रहा है, इवन यहाँ पे ग्लूकोज भी नहीं मिल रहा है। जब एक रेस्पिरेशन हो रहा है तो हमें उसमें एटीपी मिलना चाहिए, और एंड रिजल्ट शुड भी एटीपी मिलना चाहिए, NADPH मिलना चाहिए, ग्लूकोज की प्रोडक्शन होनी चाहिए। लेकिन जब हम फोटो रेस्पिरेशन कर रहे हैं, ना ही हमें एटीपी मिल रहा है, उल्टा एटीपी खर्च हो रहा है, ना हमें NADPH मिल रहा है, ना ही ग्लूकोज मिल रहा है। इंस्टेड
एटीपी यूज हो रहा है, क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड के यूटिलाइजेशन के लिए। दैट मीन्स यहाँ पे कितना लॉस हो रहा है? 25% कार्बन जो है लॉस हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है अबाउट द फोटो रेस्पिरेशन। अब हम बात करेंगे कि तीन कंडीशंस है जो यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन के लिए। फोटो रेस्पिरेशन के लिए थ्री कंडीशन है। पहला क्या है? जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा। दूसरा, लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज होगा। कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज होगा और ऑक्सीजन की मात्रा इंक्रीज होगी। जब ऑक्सीजन की मात्रा इंक्रीज होगी तभी तो रुबिस्को गेट्स कंबाइंड विद ऑक्सीजन एंड इट शोज द ऑक्सीजनेस एक्टिविटी, राइट? थ्री सेल ऑर्गेनल्स हमें देखने को मिलते हैं फोटो रेस्पिरेशन में। पहला क्लोरोप्लास्ट, नेक्स्ट पेरोक्सिसोम, तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया। तो सबसे पहले हम इस चार्ट को देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे ये इतनी बड़ी साइकिल क्यों जरूरत पड़ेगी? ठीक है, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड आरईबीपी से कंबाइन किया। सॉरी, आई एम डिस्कसिंग अबाउट द फोटो रेस्पिरेशन। तो हम सबसे पहले आरईबीपी गेट्स कंबाइंड विद ऑक्सीजन, इट फॉर्म्स फॉस्फोग्लाइकोलेट। अगर अगर आरयूपीपी ऑक्सीजन से कंबाइंड नहीं किया होता, कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन किया होता, तो ये फॉस्फोग्लाइकोलेट कंपाउंड आता ही नहीं। अब सिंस ये आरईबीपी ने ऑक्सीजन से कंबाइंड कर दिया, फॉस्फोग्लाइकोलेट फॉर्म हो गया। इसी वजह से हमने इतनी बड़ी साइकिल क्यों बनाई है? ताकि पीजीए का कन्वर्शन के लिए हमें पीजीए ज्यादा चाहिए, राइट? एनएडीपीएच के कंपेयर में, एनएडीपीएच 2, लेकिन पीजी हमें 3 चाहिए, राइट? 3 मॉलिक्यूल्स। तो इसी वजह से हमें फॉस्फोग्लाइकोलेट को पूरी तरीके से इस साइकिल को कन्वर्ट करना पड़ा और हमें पीजीए बनाना पड़ा। ठीक है, तो फॉस्फोग्लाइकोलेट प्लस 3 पीजी, सॉरी पीजी, वन मॉलिक्यूल ऑफ पीजी। तो फॉस्फोग्लाइकोलेट क्या है? 2 कार्बन कंपाउंड। पीजीए क्या है? 3 कार्बन कंपाउंड। तब फॉस्फोग्लाइसोलेट ग्लाइकोलेट अब रिलीज कर इट विल गिव राइज टू ग्लाइकोलेट। अब ये सारी चीजें कहाँ चल रही है? क्लोरोप्लास्ट में चल रही है। उसके बाद अब ग्लाइकोलेट कहाँ एंटर हो रहा है? पैरोक्सिसोम हो रहा है। तो glycolate gets converted into, ये भी टू कार्बन कंपाउंड है, इट गिव्स गिव राइज टू ग्लाइकोसाइलेट प्लस H2O2। H2O2 क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये क्या है? ये टॉक्सिक है। ठीक है, तो सिंस ये टॉक्सिक है तो ये इसको हमें कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट एंजाइम, इट विल गेट कन्वर्ट इनटू वाटर प्लस ऑक्सीजन। उसके बाद ग्लाइकोसिलेट दैट्स कन्वर्टेड टू ग्लाइसिन। यहाँ पे एमोनिया ऐड हो रहा है तो ग्लाइसिन आ रहा है। ठीक है, अब ये ग्लाइसिन व्हेन इट एंटर्स इनटू माइटोकॉन्ड्रिया, NH3 लॉस हो रहा है और CO2 की भी लॉस हो रही है। एंड यहाँ पे हमें NAD प्लस गेट्स रिड्यूस टू NADPH। ओके, उसके बाद ग्लाइसिन से हमें सेरिन देखने को मिल रहा है, गेट्स कन्वर्टेड इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। NADP का खर्च हो रहा है यहाँ पे, और माइटोकॉन्ड्रिया से ये एंटर होगा वापस पैरोक्सिसोम से सेराइन, that gets converted to hydroxy peroxide। फिर से यहाँ पे NADH gets reduced to NAD plus। Again it forms glycerate, glycerate gets reduced to glycerate। अब ये ग्लिसरेट जो क्लोरोप्लास्ट में एंटर हो गया, दैट विल गिव राइज टू वन मॉलिक्यूल ऑफ पीजीए। ठीक है, तो दो मॉलिक्यूल ऑफ पीजीए, सॉरी थ्री नहीं, दो मॉलिक्यूल ऑफ पीजीए चाहिए हमें। एक मॉलिक्यूल ऑफ पीजीए यहाँ मिल चुका है, एक मॉलिक्यूल हमें चाहिए। इस वजह से हमने ये फॉस्फोग्लाइकोलेट को इतनी बड़ी साइकिल करके हमने पीजीए को कन्वर्ट किया, पीजीए में कन्वर्ट किया, और यहाँ पे क्या हुआ? एटीपी का खर्च हुआ, एटीपी यूज हुआ इसमें। ठीक है, एटीपी प्रोड्यूस नहीं हो रहा बल्कि एटीपी का खर्च हो रहा है, एनएडीपी का भी खर्च हो रहा है। दैट मीन्स अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि ऑक्सीजन कंज्यूमिंग स्टेप कौन सा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है। सबसे पहले ऑक्सीजन यहाँ बाइंड हो रहा है विद रुबिस्को, तो क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है। और यहाँ भी आप देख सकते हैं ऑक्सीडेज यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस वाटर रिलीज कर रहा है, तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्लस पैरोक्सिसोम में आपको ऑक्सीजन कंज्यूम दिख रहा है। नेट ऑक्सीजन कंज्यूम कहाँ दिख रहा है आपको? क्लोरोप्लास्ट में। जितने भी नेट ऑक्सीजन कंज्यूम है सबसे ज्यादा, दैट इज बीइंग सीन इन द क्लोरोप्लास्ट पार्ट। तो दिस इज द टेबल, ये टेबल शो कर रहा है आपको फोटो रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है। हमें फॉस्फोग्लाइकोलेट को क्यों पीजीए में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ी? क्योंकि हमें पीजीए ज्यादा चाहिए, टू मॉलिक्यूल पीजीए चाहिए। इसी वजह से हमें फॉस्फोग्लाइकोलेट को, जो ऑक्सीजन के साथ रुबिस्को ने बाइंड करके फॉस्फोग्लाइकोलेट फॉर्म किया, उसको हमने ये कन्वर्ट किया फॉस्फोग्लाइकोलेट। तो इतने सारे सीरीज ऑफ साइकिल से हमने कन्वर्ट किया पीजीए, जहाँ पे हमारा एटीपी खर्च हो रहा है, हमारा एटीपीएच खर्च हो रहा है, हमें मिल कुछ नहीं रहा है, एटीपी की प्रोडक्शन हो रही है, तब ग्लूकोज मिल रहा है। ठीक है, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड लॉस। अगर आपको क्वेश्चन पूछे जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड लॉस कहाँ देखने को मिलता है हमें, तो आप लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ये सारे स्टेप्स आपको याद रखना है इन केस ऑफ
फोटो रेस्पिरेशन। और ये तीन ऑर्गेनल्स क्वेश्चन आता है, माइटोकॉन्ड्रिया, पैरोक्सिज्म एंड क्लोरोप्लास्ट। आगे बात करते हैं, अब थोड़ा सा क्वेश्चंस कर लेते हैं। आज का क्लास यहीं तक था अबाउट द C3 साइकिल। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द C4 साइकिल। C3 साइकिल, दैट इज रिडक्टिव पेंटोस फॉस्फेट साइकिल के नाम से भी जाने जाते हैं, इज बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन साइकिल। ऑक्सीडाइजिंग साइकिल तो बिल्कुल नहीं है, फोटोकेमिकल रिएक्शन है नहीं है, क्योंकि फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या है, लाइट रिएक्शन है। बोथ P and C, the option is E, that is carbon dioxide reduction cycle. To reduce one carbon dioxide in C3 cycle, assimilatory power needed. एक कार्बन डाइऑक्साइड C3 साइकिल में हमें क्या मिला था, 3 ATP मिला था, 2 NADPH प्लस H प्लस। दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन। जब हमने एक कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल हमने C3 साइकिल में पढ़ा था कार्बोक्सिलेशन, तो हमने क्या, हमें क्या मिला था, 3 ATP मिला था, 2 NADPH और H प्लस। 3 ATP यूज हुआ था और ये 2 NADPH यूज हुआ था। एसिमिलेटरी पावर मतलब कितना खर्च हुआ, दैट इज यूज हुआ था, राइट। Next, carbon dioxide accepted and carboxylating enzyme in C3 plants are respectively. तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर सबसे पहला कौन है, प्राइमरी एक्सेप्टर, जैसे कि आपको पता है, दैट इज नथिंग बट आरयूबीपी। और एंजाइम आरयूबीपी के लिए कौन सा चाहिए, रूबीज को चाहिए। तो दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। The correct sequence of cell organelles during photorespiration is chloroplast, mitochondria, peroxisome. Actually ये सीक्वेंस तो करेक्ट दिया हुआ नहीं है, बट अगर आप बाकी तीन ऑप्शंस देखें, क्लोरोप्लास्ट वैक्यूल पेरोक्सिज्म, वैक्यूल तो होता ही नहीं है। क्लोरोप्लास्ट गोल्जी माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी नहीं होता है। क्लोरोप्लास्ट आर या डिप्टेजम, ये बिल्कुल नहीं होता है। तो अगर आप देखें तो क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, पैरोक्सिज्म। हालांकि अगर आपका अगर सीक्वेंस बताने को बोलता है तो सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट होता है, दूसरा पैरोक्सिज्म होता है, और तीसरा जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। हालांकि अमंग द फोर ऑप्शंस आपका ऑप्शन जो है, ऑप्शन ए इज द राइट वन। नेक्स्ट, फोटो रेस्पिरेशन ऑकर्स इन प्लांट्स हैविंग डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट, नहीं। प्लांट्स पोजिंग क्राइसोसोम, ये सारे जो है C4 प्लांट में आपको या C4 साइकिल में आपको पढ़ने को मिलेगा। ओके, दैट मींस फोटो रेस्पिरेशन अभी हमने पढ़ा था, कहाँ देखने को मिलता है, दैट इज इन द C3 प्लांट्स। ATP as well as NADPH plus H plus both are required during conversion of dash in C3 cycle. अब ATP और NADPH ये दोनों ही जरूरत है C3 साइकिल में, कब, जब PGA से PGAL कन्वर्ट कर रहे हैं, तब हमें ATP और ये दोनों जो है रिक्वायर हो रही है। ये तो नहीं चाहिए, ये भी गलत है और ये भी गलत है, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक था। कोई भी डाउट्स हो, और 2 लेक्चर मिनिमम, और 2 लेक्चर चाहिए हमें फोटोसिंथेसिस को कंप्लीट करने के लिए। ओके, तो आज का लेक्चर, आज का क्लास कैसा लगा, आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई भी डाउट्स हो आप पूछ सकते हैं। एनी एनसीईआरटी लाइन अगर आप उसको कॉपी पेस्ट करके डाल सकते हैं कि ये लाइन मुझे समझ में नहीं आया, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।